नमस्कार, मैं कल्याण सिंह चंदेल अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम का सेकेंड पार्ट और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मतलब एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट में। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। एनसीईआरटी की बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 62। पेज नंबर 62 में एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो पेज नंबर 62 ओपन कीजिए, वहाँ पर एक्सरसाइज में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। यानी जो सीएनजी होती है या एलपीजी होती है उनको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर है द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी एंड लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी एज फ्यूल्स आर। कौन कौन से फ़ायदे हैं? तो पहला है आपका दे आर बी बर्न डायरेक्टली, मतलब ये डायरेक्टली जलने लगते हैं, सीधे आग के संपर्क में आते हैं तो जलने लगते हैं, इन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट है दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली थ्रू पाइपलाइंस। और ये जो सीएनजी और एलपीजी होती है ये ट्रांसपोर्टेड आसानी से हो सकती हैं क्योंकि उनको हम पाइप से जो है ले जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसका दे आर क्लीन फ्यूल एंड डू नॉट गिव स्मोक व्हेन बर्न्ड। ये क्या करते हैं कि कोई भी स्मोक नहीं देते हैं जब ये जलाया जाता है, किसी प्रकार का कोई भी धुआं नहीं आता। आपको पता है जब हम किचन में एलपीजी गैस यूज़ करते हैं तो किसी प्रकार का कोई धुआं आता है क्या? नहीं आता है। तो ये भी एक एडवांटेज है इस चीज़ का। सेकेंड है दे गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न्ड। जब इनको हम जलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी देते हैं, यानी थोड़ा सा भी जलाने में बहुत ज़्यादा हीट मिलती है। तो ये सभी फ़ायदे हो गए। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। सीएनजी और एलपीजी के फ़ायदे हैं, पहला कि डायरेक्टली बर्न्स होते हैं, किसी भी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा इनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी से होता है, इनको हम पाइप्स के थ्रू ले जा सकते हैं। तीसरा है ये क्लीन फ्लेम्स में जलते हैं, इनमें कोई भी चीज़ स्मोक वगैरह नहीं निकलती है। और चौथा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज इन सरफेसिंग ऑफ रोड। आपको एक पेट्रोलियम पदार्थ का नाम बताना है जो रोड को सरफेस में यूज होता है। तो सभी को पता है कि रोड के सरफेस में क्या यूज होता है? डामर। और डामर को अंग्रेजी में बोलते हैं बिटुमेन। तो बिटुमेन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इट यूज्ड फॉर सरफेसिंग रोड्स। दैट योर आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशंस, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। कहता है कि आपका जो कोल होता है, कोल का जो फॉर्मेशन होता है वो डेड वेजिटेशन से होता है, ये आपको डिस्क्राइब करना है। एंड व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वो भी आपको बताना है। तो ये देख लेते हैं आंसर। आंसर है मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी बहुत साल, लाखों साल बाद डेंस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस लाइक स्टॉर्म, फ्लड एंड अर्थक्वेक। यानी कुछ प्रोसेस होते हैं नेचुरल प्रोसेस, जैसे स्टॉर्म हो गया, फ्लड हो गया या फिर अर्थक्वेक हो गया। इसकी वजह से जितने भी घने जंगल होते हैं वो पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं। ठीक है, दे गॉट कंप्रेस्ड, और क्या हो जाता है? और ये कंप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। एज मोर एंड मोर सॉइल गॉट डिस्पोज्ड ओवर देम, और वहाँ पर डिपॉजिट्स हो जाते हैं। व्हेन दे गॉट बरीड, जब वो काफ़ी समय तक दबे रहते हैं डीप इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर, दे वेयर एक्सपोज्ड, फिर वो एक्सपोज्ड होते हैं टू हाई टेम्परेचर एंड टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर में एक्सपोज होते हैं। अंडर दिस कंडीशन, इन कंडीशन पर दी स्लोली गॉट कन्वर्टेड, ये धीरे धीरे कन्वर्टेड टू कोल, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सिंपल सी बात है कि जो हमारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं, चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे भी अर्थक्वेक है ना, तो ये सब चीज़ों क्या होता है जब कभी भी ये घटनाएं पृथ्वी पे घटती हैं तो पृथ्वी के जो बड़े बड़े जंगल होते हैं, घने जंगल होते हैं, वो पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं। दबने के बाद जब बहुत समय, लाखों साल पुराने जब हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और प्रेशर में डिकम्पोज होते हैं और धीरे धीरे कोयले के रूप में, कोल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, जैसे यहाँ पर कई सारे ब्लैंक्स हैं, उन ब्लैंक्स को आपको वन बाय वन फिल करना है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला है आपका फॉसिल फ्यूल्स आर, यानी जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो सिंपली यू कैन से पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल्स आर फॉसिल
फ्यूल्स। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिफाइनिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, यानी सबसे कम पॉल्यूटिंग वाला फ्यूल व्हीकल के लिए कौन सा है, दैट इज सीएनजी। ओके, तो आइए देखते हैं इनके आंसर्स। तो इनके आपके आंसर्स हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, ध्यान से देखेंगे। ये फॉसिल फ्यूल्स आर क्या हो सकते हैं, कोल हो सकते हैं, पेट्रोलियम हो सकते हैं, नेचुरल गैसेस आर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जो जीवों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। पेट्रोलियम से जितने भी कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो चाहे फिर आपका पेट्रोलियम हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कैरोसिन हो, वैक्स हो, इन सबको रिफाइन करना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में सेपरेट करना, क्या प्रोसेस कहलाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल ऑफ व्हीकल्स इज सीएनजी। सबसे कम पॉल्यूटिंग व्हीकल्स कौन सा होता है, वो होता है आपका सीएनजी, क्योंकि सीएनजी जो व्हीकल्स यूज करते हैं वहाँ पर पॉल्यूशन की संभावना सबसे कम होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि टिक ट्रू, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, यू हैव टू डिफाइन, यू हैव टू जस्टिफाइड। फर्स्ट इज फॉइल्स फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, यानी जो फॉयल फ्यूल्स होता है उनको हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। तो इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज द फॉयल फ्यूल्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ फॉइल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। सीएनजी जो होता है वो पेट्रोल से ज़्यादा पॉल्यूटिंग होता है, बिल्कुल गलत है। सीएनजी सबसे कम लीस्ट पॉल्यूटिंग प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है आपका सी, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। बिल्कुल, कोक जो होता है वो प्योर फॉर्म होता है किसका, कार्बन का। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोल टार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, यानी जो कोल टार होता है वो लगभग 200 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर मिक्सचर। तो देन द स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, यानी जो केरोसिन होता है वो फॉसिल फ्यूल नहीं होता है, दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। आपको एक्सप्लेन करना है कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं, वो किस तरह से एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो आइए इनका आंसर देख लेते हैं। तो इनका आंसर ये है कि फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी लाखों साल इसमें लगते हैं, फ्रॉम द डेड वेजिटेशन, जो डेड वेजिटेबल्स होते हैं, एंड एनिमल्स दैट गेट बरीड, दबे रहते हैं डीप इनसाइड द अर्थ। दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर देयर फॉर्मेशन विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन द लेबोरेटरी, दस फॉसिल आर लिमिटेड, देयरफॉर द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट द रेट विल लीड टू देयर एग्जॉस्टर। मतलब ये हुआ कि जब हम बात करते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं, तो आपको पता है कि जब कोई भी घने पेड़ पौधे मिट्टी के अंदर दब जाते हैं और लाखों साल बाद एक प्रोसेस होती है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, जो कि लैब में पॉसिबल नहीं है उपलब्ध कराना। तो जब लाखों साल कोई चीज़ को बनने में लग जाएंगे, इसका मतलब उसका जो कंज्यूमेबल है टाइम वो ज़्यादा हो जाएगा बाय द फॉर्मेशन। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 63 में क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूज ऑफ कोक। कोक की प्रॉपर्टीज़ बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है और उसके यूजेस आपको बताना है। तो अगर हम बात करें आंसर्स की, तो आंसर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोक और क्या क्या इसके कैरेक्टर्स हैं। पहला है टफ होता है, दूसरा पोरस होता है। पोरस मतलब होता है कि उसमें छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं। और इसके बाद ब्लैक इन कलर, और इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। इसके बाद हम बात करेंगे यूज़ ऑफ कोक। कोक का यूज़ क्या होता है, तो सबसे पहला यूज़ होता है कि इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। एंड इन द एग्जेक्टिव ऑफ मेटल, और मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी हम इसका यूज़ करते हैं एट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी हम कोक का यूज़ करते हैं, कहाँ पर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की प्रॉपर्टीज़ में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है कि किस तरह से पेट्रोलियम जो है बनाया जाता है।
तो ये इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। यानी जो पेट्रोलियम होता है वो कहाँ से बनाया जाता है, वो डेड ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाया जाता है। दैट गॉट बरीड, और वो क्या हो जाते हैं, इन द सी मिलियंस, यानी समुद्र में मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लाखों साल पहले। यानी जो आपका पेट्रोलियम बनाया जाता है वो ऐसे नहीं बनाया जाता कि केमिस्ट्री लैब गए वहाँ पर 2-4 केमिकल्स मिलाए और बन गया, नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो आपके प्लांट्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं समुद्र के, वो क्या होते हैं, दब जाते हैं समुद्र के अंदर, और फिर लाखों साल बाद दीज डेड बॉडीज गॉट कवर्ड, लाखों साल बाद वो डेड बॉडीज़ क्या होती हैं, कवर्ड हो जाती हैं विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कोई भी समुद्र का जानवर है, ठीक है, या प्लांट से, जब वो डेड हो जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी वहीं पे पड़ी रहती है। इसके बाद लाखों साल बाद क्या होता है, उसकी जो डेड बॉडी होती है वो रेत से यानी सैंड से और क्ले से कवर्ड हो जाती है। कवर्ड होने के बाद क्या होता है, लेक ऑफ एयर्स, और वहाँ पर जो होती है एयर जो है नहीं पहुँच पाती है, ठीक है, एयर की अब्सेंस हो जाती है। एंड हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर हाई हो जाता है क्योंकि वो दब जाती है नीचे। एंड हाई प्रेशर, और वहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड ट्रांसफॉर्म दीज डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और फिर धीरे धीरे से यही किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, यू हैव अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 to 1997. Show the data in the form of a graph. Plot shortage percentage for the years on the x-axis and the year of y-axis. मतलब आपका क्वेश्चन, आपका प्रश्न जो आपको बताना चाहता है, समझाना चाहता है, वो कहता है कि 1991 to 1997, ठीक है, यानी लगभग 7 सालों के बीच में जो पावर शॉर्टेज हुआ है उसकी एक टेबल बना के दी जा रही है। उस टेबल को आपको ग्राफ के रूप में कन्वर्ट करके आपको समझाना है, बताना है, ठीक है। तो उसमें 2 कंडीशंस हैं, एक आपका वाई एक्सेस लेना है। वाई एक्सेस मतलब ये जो आपका, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सेस और इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सेस, ठीक है। अब आपको इसे एक्स एक्सेस, इसे वाई एक्सेस में लेके आपको जो भी टेबल में डाटा दिया हुआ उस डाटा को ग्राफ के रूप में कन्वर्ट करना है। तो आइए पहले टेबल देख लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर टेबल दिखाई दे रही है। टेबल में 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले आपके पास है सीरियल नंबर, सेकेंड इज ईयर एंड थर्ड इज शॉर्टेज इन परसेंटेज। तो फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट में आपका 1991 में जो आपका शॉर्टेज है वो 7.9 है, 1992 में 7.8 है, 1993 में 8.3 है, और 1994 में 7.4 है, 1995 में 7.1, 1996 में 9.2 और 1997 में 11.5 है। ये आपका शॉर्टेज है ईयर वाइज। अब इसी शॉर्टेज को हमें ग्राफ के थ्रू आपको शो करना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में ये जो आपकी लाइन दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सेस, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो आपकी ये वाली लाइन दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सेस, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो एक्स एक्सेस है वहाँ पर आपको शॉर्टेज लिखना है, ठीक है। शॉर्टेज आपका दिया हुआ है तो शॉर्टेज को हम एक अनुमान लगा के लिख देते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। और इधर एक्स एक्सेस पे अपन ईयर लिख देते हैं 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 एंड 1997। अब मैं आपको टेबल द्वारा बता देता हूँ कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले हम टेबल देख लेते हैं। तो टेबल में आपका 1991 में है 7.9, ठीक है, 1991 में 7.9। तो हम सबसे पहले 1991 के सीधे ऊपर चले जाएंगे, इस तरह से ये चले गए और कहाँ तक जाना है 7.9 तक। तो आपको पता है यहाँ पर 8 है तो 8 से 7.9 थोड़ा सा कम है, मतलब आपको यहाँ से लेना है और यहाँ से फिर सीधे हम इस लाइन को मिलाते हुए चले जाएंगे और यहाँ पर एक डॉट बना देंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा टेबल अगर हम देखेंगे तो दूसरे टेबल में 1992 में दिया हुआ है 7.8, ठीक है। तो अब 7.8 को कैसे दिखाना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे 1992 के जस्ट ऊपर और आपको सीधे जाना है ऊपर और कहाँ तक जाना है 7.8 तक। तो यहाँ पर 7.9 ऊपर है तो उसके जस्ट नीचे 7.8 होगा ये, और यहाँ से आके हम यहाँ पर दूसरा डॉट डाल देंगे। इसी तरह 1993 में अगर जाएंगे तो 1993 में आप पहुँचेंगे, सीधे ऊपर जाएंगे तो आपको जाना है कहाँ तक 8.3 तक। तो 8.3 कहाँ होगा, 8 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो इधर से हम सीधे आएंगे तो आपका जो अगला डॉट जाएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पर,
ठीक है। इसी तरह हम अगर आएंगे 1994 में, तो 1994 में आप सीधे अगर ऊपर जाएंगे तो आपका जो शार्टेज है वो 7.4 है, और 7.4 कितना होगा, लगभग 7.5 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो हम यहाँ से सीधे आएंगे और यहाँ पर एक डॉट डाल देंगे। ठीक है। तो इस तरह से जो ग्राफिंग होती है वो एक्चुअली में ऐसी होती है, ग्राफ पेपर पे आपको ऐसे ही डॉट दर्शाने होते हैं। फिर 1995 में देंगे तो फिर आपका ग्राफ थोड़ा सा नीचे आता है और आता है 7.1 पे। तो ये देख लीजिए 7.1 लगभग यहाँ पर होगा। इसके बाद अगर 1996 की बात करेंगे तो 1996 में आपका जो शार्टेज है वो 9.2 है, और 9.2 कितना है, वो लगभग कह सकते हैं कि 8 से ज़्यादा और 10 से थोड़ा सा कम। ठीक है। तो 1996 में कितना आ जाएगा, 9.2। तो आपका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। और अगले ही साल जब आप 1997 में देखते हैं तो 1997 में आपका जो शार्टेज होता है वो बढ़ जाता है और बढ़ के हो जाता है 11.5, और 11.5 का मतलब होता है लगभग 11.5, लगभग यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसके सामने जाएंगे और यहाँ पर एक डॉट बिन बना देंगे। तो ये आपका प्रोसेस हो गया कैसे बनाते हैं। और इसके बाद इस सारे डॉट्स को हम एक लाइन द्वारा मर्ज कर देते हैं। यहाँ से हम पहली लाइन लेते हैं और इस तरह से पहले डॉट पे, फिर दूसरे डॉट पे, फिर तीसरे डॉट पे, फिर चौथे डॉट पे, पांचवें डॉट पे, छठे डॉट पे और सातवें डॉट पे मिला देते हैं, और इस तरह से आपका जो ग्राफ होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर मैथ्स में या किसी और सब्जेक्ट में भी आपको ग्राफ इस तरह से कंप्लीट करना पड़े, आपको जो डाटा दिया गया है उसको कन्वर्ट करना हो, तो मुझे लगता है इस आसानी तरीके से आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।